अमेरिका में ब्याज दरें क्या बढ़ी, सोने और चांदी के मार्केट में जैसा भौचाल आ गया है। सोना इस साल की कमोवेश पूरी बढ़त गंवा चुका है। जनवरी से जुलाई तक 30% तक का रिटर्न दिखाने वाला सोना अब मुश्किल से 6% ही ऊपर रह गया है। विदेशी और घरेलू बाजार दोनों में ही हमने देखा है जमीन पर भाव अब दिखाई देने लगे हैं। वहीं अगले साल अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ने की संभावना है, तो क्या और टूटेगा सोने का दाम, ये जानने के लिए हम लेकर आए हैं CNBC आवाज पर ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारे साथ जुड़ रही हैं रेलिगेयर कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव और SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही स्वागत है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डेटा निकल कर आया है कि जनवरी में 1060 पर थे दाम, जुलाई में एक हाई छुआ $1370 का और आज हम देख रहे हैं भारी भरकम दबाव के घेरे में। और ये सब हुआ है सिर्फ एक ही रेट हाइक के बाद। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने तो ये चेताया है कि आगे जाकर 3 रेट हाइक्स और आती हुई दिखाई देंगी। तो क्या इस तरह के माहौल में जहां पर अमेरिका में दरें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ऐसे में डॉलर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, क्या ये एसेट क्वालिटी फेल कर रही है? सुगंधा सचदेव और साथ ही साथ वंदना भारती से यही सवाल मैं सबसे पहले रखना चाहूंगी। रिटर्न्स के मामले में अब आपको क्या लग रहा है, ये एसेट क्लास परफॉर्म करेगा या फिर किसी और चीज के बारे में सोचे? सुगंधा। गुड आफ्टरनून हर्षिता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ और चीजों के बारे में सोचें। गोल्ड अगर हम देखें तो इट इज अ करेंसी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट विच इज रिटेन्ड इट्स वैल्यू, इट्स परचेजिंग पावर सिंस डिकेड्स। यस, इट इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ करेक्शन। ये एक टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन का फेज है जहां हमने एक स्कॉचिंग रैली आते हुए देखी फ्रॉम जनवरी टिल जुलाई, वेयर इन प्राइसेस रीच देयर एपेक्स ऑफ क्लोज टू 32,455 लेवल्स इन जुलाई आफ्टर द ब्रेक्जिट। बट यस, अभी एक करेक्शन का फेज है। इट्स ऑल बिकॉज द फेड ने जो अभी रेट हाइक किया है दैट इज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर गोल्ड प्राइसेस, बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है दैट इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड। दैट हैज बीन द मेजर लैगिंग कंसर्न्स थ्रू आउट द ईयर। और ट्रंप की विन के बाद जो हमने एक 16% का स्लाइड आते हुए दैट इज कंटिन्यूइंग इन प्राइसेस एज ऑफ नाउ। जो हमने नवंबर से लेके अब तक एक स्लाइड आते हुए देखा दैट इज कंटिन्यूइंग। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ दिन रुक के अभी एक ब्रीदर मिलेगा। इट्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड एज पर ऑल मेट्रिक्स। प्राइसेस में मुझे लगता है एक और करेक्शन अभी करेक्टिव लेग ये कंटिन्यू हो सकती है टुवर्ड्स 26,500 लेवल्स, जहां इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो 1120 से 1080 का लेवल कॉमिक्स में एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। मुझे नहीं लगता अभी नियर टर्म में ये लेवल ब्रेक होगा, इवन दो डॉलर इंडेक्स हैज बीन इंचिंग हायर, इट्स क्लोज टू 14-year हाई और सोर कर सकता है यहाँ से। एक क्योंकि आप बहुत सारी चीजों पर बात कर रही हैं, एक एक करके लेते हैं। आपने कहा 1080 के लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे, जनवरी में तो भाव 1060 थे, आपको नहीं लगता वैसी स्थिति फिर देखने को मिलेगी? मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर हम 25,000 बेस की बात करें जहां से लास्ट ईयर हमने एक रैली आते हुए देखी थी, लास्ट ईयर भी सिमिलर सिनारियो था। फेड ने फर्स्ट रेट हाइक किया आफ्टर 2006, जिसके बाद प्राइसेस में एक नी जर्क रिएक्शन आया, एक नेगेटिव ट्रिगर मिला प्राइसेस को। बट यस, वहां से जो इवेंट रिस्क खत्म हुआ मार्केट में, उसके बाद से प्राइसेस दे स्टार्टेड टू रैली। मुझे लगता है एक सिमिलर सिनारियो पैन आउट कर सकता है। वंदना, उसके बाद यही हुआ था कि फेडरल रिजर्व ने दोबारा दरें नहीं बढ़ाई क्योंकि उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन था। साथ ही अब जो फिलहाल वो डॉट चार्ट की बात हुई है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से, जिन्होंने तैयारी कर दी है, भले वो एक और रेट हाइक ले, 2 रेट हाइक ले, या फिर जो कहा गया है डॉट चार्ट में कि 3 रेट हाइक्स की पूरी पॉसिबिलिटी है, उसका डर तो मार्केट में बैठ गया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस इकोनॉमी को में और जान डालना चाहते हैं, वो तमाम फिस्कल मेजर्स फिर लेना पसंद करेंगे। ऐसे में रेट हाइक्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये जो रिएक्शन देखने को मिला, जो वंदना यहाँ पर सुगंधा कह रही है कि ये लार्जली एक नी जर्क रिएक्शन है, क्या आप भी उस बात से सहमत है या फिर आपको लगता है कि शायद एक करेक्शन कुछ समय के लिए जारी रहेगा? हर्षा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट जब भी चेंजेस आते हैं तो एक अपोजिट मूव देखने को मिलता है गोल्ड में, लेकिन वो
टाइमली एक रिएक्शन होता है गोल्ड में, और मुझे नहीं लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म देखें तो फिर डिमांड सप्लाई जो है वो मैटर करने लगता है। क्योंकि अगर इतने सालों से देखें तो 25 बेसिस पॉइंट जो था वो इंटरेस्ट रेट था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि $1680 से गोल्ड जो है वो $1080 आया था। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है जो इनवर्स कोरिलेशन है और वो बहुत परफेक्ट कोरिलेशन है डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में। दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत ज्यादा थी और ईयर एंड है ये, और ईयर एंड है तो हेज फंड्स जो है वो पोजीशन अनवाइंड करेंगे। तीसरा मुझे यहाँ पे जो नेक्स्ट फिगर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि फेड का मुझे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा है इसका वो नहीं है, लेकिन उन्हें जो एग्रेशन दिखाया कि हम 3 और रेट हाइक कर सकते हैं, ये एक मेजर ट्रिगर था। तीसरी चीज यहाँ पे हर्षदा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग होगी यहाँ पे जनवरी में, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जनवरी मंथ जो होता है इंडेक्स रीबैलेंसिंग होती है, और जो ओवरसोल्ड असेट होते हैं कमोडिटीज में, पिछले कुछ सालों में बेस मेटल पे बढ़ाया गया था, उनका वेटेज बढ़ाया गया था। मुझे लग रहा है कि अगर इंडेक्स रीबैलेंसिंग में इस बार अगर गोल्ड के जो वेटेज है उसको बढ़ाया जाए तो मुझे लग रहा है 2 से 3 महीने का एक कंसोलिडेशन फेज आएगा, और उसके बाद ग्रेजुअल एक जो इम्प्रूवमेंट है प्राइसेस में वो यहाँ पे लग रहा है कि इंडेक्स रीबैलेंसिंग में गोल्ड का वेटेज बढ़ाया जाएगा, ऐसी क्यों धारणा बन रही है? क्योंकि इस समय ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं है कि इस एसेट क्लास में पैसे बनाए रखे। जो सबसे बड़ा डर है वो रेट हाइक्स का ही हावी रहेगा। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें कि अगर हम 2016 को लें तो 2016 में इक्विटीज ने परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसके बावजूद आप देखें करेंसी में हर्षदा फेथ नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी मूव आई है, 80 से लेके 103 तक का हम लोगों ने जर्नी देखा है एकदम से 2016 में डॉलर इंडेक्स को आते हुए। यही जो परफॉर्मेंस है ये 17 में रिपीट होगा, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे लग रहा है कि 110 के करीब जाके डॉलर इंडेक्स थमेगा वहां पे, और फिर से जो एक पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई होगा, जो फंड्स हैं वो पैसे जो है वो अलग अलग असेट क्लासेस में लगाएंगे। तो वैसे केस में मुझे लग रहा है जो कुछ जो परसेंटेज जो सेफ हेवन बाइंग होती है वो कंटिन्यू रहेगी, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें सेंट्रल बैंक्स का अगर हम बिहेवियर देखें 2016 में, वो लोग बायर हैं। अगर गोल्ड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो है फिजिकल बाइंग जो कम हुई है, खासकर की चाइनीज और इंडियन इकोनॉमी में, वहां एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो तो इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा ETF इनफ्लोज जो थे वो बढ़े हैं, और अगर आप देखें तो ईयर एंड से पहले यहाँ पे आउटफ्लोज हुए हैं, उसका भी बहुत बड़ा रीजन रहा है। जो ईयर एंड से पहले शायद कुछ और फ्लोज नरमी के रहेंगे। तो मैं चर्चा को फिर 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगी कि जो बाकी दिन बचे हैं 2016 के और फिर 2017 का क्या आउटलुक है, वो आसान रहेगा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। सुगंधा, 2016 तक आपको क्या लग रहा है, कितना और पेन बाकी है? 2016 की बात करें तो हर्षिता मुझे 26,500 पे प्राइसेस बॉटम आउट होते हुए नजर आते हैं। सम मोर पेन इज स्टिल लेफ्ट इन प्राइसेस, जहां प्राइसेस मुझे लगता है उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाएंगे, जैसा कि वंदना ने भी कहा। मुझे भी लगता है अभी फर्स्ट 2 months ऑफ नेक्स्ट ईयर, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन, बिकॉज अभी हम फंडामेंटल्स की बात करें तो येस डॉलर इंडेक्स हैज बीन राइजिंग एज वी वर स्पीकिंग अर्लियर ऑल्सो, और साथ ही साथ इंडियन डिमांड इज टेकन अ वेरी बिग हिट आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन फैक्टर। उसकी वजह से जो डिमांड है वो काफी सॉफ्ट है। चाइना ने भी इंपोर्ट्स पे एक कर्व लगा दिया जस्ट टू सपोर्ट देयर करेंसी विच हैज बीन फॉलिंग एंड टू कंट्रोल द आउटफ्लोज ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है चाइनीज डिमांड में भी एक हिट रहेगा। सो दीज 2 countries एक्चुअली अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल ग्लोबल डिमांड। जी, अगर यहां से डिमांड कम होती है तो डेफिनेटली एक प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है प्राइसेस एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाएंगे। बट येस, ओवरसोल्ड लेवल से वेस्टर्न कंट्रीज में मुझे लगता है एक जो हेज फंड बाइंग आएगी वो डेफिनेटली आएगी इस एसेट क्लास में, बिकॉज हम ग्लोबल इक्विटीज की बात करें, रिस्क ऑन ट्रेड अभी भी चल रहा है मार्केट में, एंड ग्लोबल इक्विटीज स्पेशली यूएस इक्विटीज आर ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइज। सो वहां पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अगर नहीं आती तो फंड्स विल डेफिनेटली कम टू गोल्ड, और फंड्स पार्क करेंगे अपनी मनी इन गोल्ड, जो एक ओवरसोल्ड एसेट है इस लेवल्स पे, और ट्रेडिंग एट 10 months लोज। गोल्ड में वैल्यू बाइंग आएगी एक फर्दर अगर हम डिप देखते हैं प्राइसेस में। ओके, तो आपको लगता है कि वैल्यू बाइंग आएंगी, लेकिन भारतीय पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर कोई निवेश करना चाहता है, क्या 26,500 जो बॉटम की बात हो रही है सुगंधा की ओर से वंदना, वो एक अच्छा लेवल रहेगा, या फिर खरीदारी के बारे में 2017 में ही सोचे? इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही रणनीति अपनाएं।
लेवल ये बहुत बढ़िया है यहाँ पे हर्षदा, मैं भी एग्री करती हूँ कि 26,500 जो है बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। लेकिन खरीदारी की बात है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए। जनवरी सेकेंड हाफ में इनफैक्ट मैं बोलूंगी यहाँ पे कि बाइंग करनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करते हैं तो हमें फिर कोर फंडामेंटल पे आना पड़ता है। जिस तरीके से क्रूड में $26-27 प्राइसेस आए तो मार्केट में एक आवाज आई कि $20 तक भी क्रूड आ सकता है। तो जब तक वायबल नहीं, जो रेट वायबल नहीं है वो रेट बहुत दिनों तक स्टे नहीं करता। वहां से हम लोगों ने एक बाउंस बैक आते हुए देखा। तो यहाँ पे भी गोल्ड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखना होगा हमें। और मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे ये कमोडिटी बहुत ज्यादा दिनों तक टिकेगी। तो यहाँ पे क्या लेवल सुना है मार्केट में सोने के भाव? वर्स्ट केस में कितने बेरिश आउटलुक की बात हो रही है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1080, 1060 का जो लेवल है उससे नीचे गोल्ड को स्टे नहीं करना चाहिए। अगर ये वहां से प्राइसेस नीचे की तरफ जा भी सकते हैं लेकिन उससे नीचे मुझे स्टे करना नहीं लग रहा है कि उससे नीचे प्राइसेस जो स्टेबल होंगे। तो मुझे लग रहा है कि दोबारा $1120, $1130 के ऊपर जाके स्टेबल होंगे ये, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस। लेकिन देखिए ये कमोडिटी है, जैसे हम सब कहते हैं कि सेफर हेवन के लिहाज से लोग इसमें हमेशा निवेश रखते हैं। हालांकि क्योंकि ये बड़े इवेंट्स हुए हैं तो लोगों ने भारी भरकम मुनाफा वसूली भी की है। कितना इंटरेस्ट, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगी, क्रूड में जो उछाल देखने को मिल रहा है, स्पेशली ओपेक नॉन ओपेक देशों के बीच जो गठबंधन बन गया है और प्रोडक्शन कट के बारे में फोकस आ रहा है, अब सबके रेडार पर यही है अगली रैली होगी तो कच्चे तेल में होगी। क्या ऐसी संभावना है सुगंधा कि शायद लोगों ने जो पैसा कमाया है सोने में वो यहां से निकालकर फिर इस एसेट क्लास में शिफ्ट करेंगे? यस, मुझे डेफिनेटली लगता है जो एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, एज आई जस्ट सेड, एक टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन का फेज चल रहा है प्राइसेस में। ऐसा नहीं है कि हमें इस एसेट क्लास को भूल जाना चाहिए। हमारे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आई वुड ऑलवेज एडवोकेट कि हमें 10 to 15% ऑफ फंड्स पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड। गोल्ड एक्चुअली हैक्स एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और अगर क्राइसिस भी होता है, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस, गोल्ड इज द ओनली एसेट विच परफॉर्म्स पॉजिटिवली। सो मुझे लगता है 10 to 15% ऑफ ये पोर्टफोलियो अगर हम लोअर लेवल्स मिलते हैं तो डेफिनेटली वहां पर स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। चलिए, तो भाव जो भी हो लेकिन एक स्टैंडर्ड अप्रोच यही रहता है जब भी आप निवेश के बारे में बात करते हैं कि सोने में कुछ निवेश होना चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो सबसे लिक्विड एसेट यही होता है, इसको आप फटाफट जाकर बेच सकते हैं बाजार में। 26,500 की बात हो रही है सोने में भारतीय बाजार के लिहाज से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,080 के नीचे जाने की संभावना नहीं है। लेकिन याद रखिए जनवरी में, यानी कि 2016 जनवरी में भाव 1,060 पर थे और वहां से 31% का तेजी देखने को मिली थी और अब सिर्फ 6% ही ऊपर है अगर आप कंपेयर करेंगे पूरा ग्राफ। इस बीच चांदी का हाल क्या है इस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। चांदी के लिए एक बड़ा ट्रिगर ये भी है कि एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो बेस मेटल्स में जो भी तेजी आई है उसका भी फायदा चांदी को थोड़ा सा मिला है पिछले कुछ दिनों में। आगे का आउटलुक, उस पर राय ब्रेक के बाद। फोकस आज सोने और चांदी पर है, क्योंकि हमने देखा है सोने ने अपनी साल की चमक गवा दी है और सिर्फ 6% का ही इजाफा इसमें या फिर रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर जनवरी से जुलाई के बीच 30% के रिटर्न बने थे। अब आप देखेंगे भाव जो है फिर से नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चांदी की स्थिति क्या है ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दरअसल GFMS की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल चांदी की डिमांड करीब 3% बढ़ी है। मार्केट में सप्लाई कम है, इसके बावजूद दामों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। अब क्या ये सोने का ही असर सेंटिमेंटली बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कुछ डिमांड फीकी पड़ रही है? वंदना, आपकी क्या एनालिसिस है? हर्षदा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अब पहले था कि फिजिकल डिमांड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती थी कमोडिटी, चाहे वो क्रूड हो या बुलियन हो या अदर कमोडिटीज हो। अब जो इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो फ्लो होता है वो भी काफी कुछ डिसाइड करता है, और मुझे लग रहा है कि जितने ETF में इनफ्लोज जो है गोल्ड में आए इस बार, उतने यहाँ पे चांदी में नहीं आए हैं। और बेस मेटल में जिस तरीके की मूव आई है, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो, उसका फायदा यहाँ पे चांदी को मुझे नहीं लग रहा है कि मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे पूरे साल में थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिला था, लेकिन वापसी ये 40,000 से नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड की जो कमी है
उसकी वजह से यहाँ पे चांदी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि जब गोल्ड में बहुत हायर साइड की मूवमेंट आई थी उस समय भी चांदी में कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई थी जितनी एक्सपेक्टेड थी यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो इनफ्लो है जो कम है अभी, उसकी वजह से चांदी अभी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये जो कमोडिटी है ये आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को और अदर बेस मेटल को भी। सुगंधा, आप इसको कैसे देख रही हो और ऐसा क्यों है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड होने के बावजूद चांदी का परफॉर्मेंस फीका है? हर्षिता, अगर हम चांदी की बात करें तो यस, एज वंदना ऑल्सो पॉइंटेड आउट, चांदी ने परफॉर्म नहीं किया इन कंपैरिजन विद गोल्ड। दो देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड जहां चांदी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया, बट यस इट हैज इरोडेड मच ऑफ द गेन्स ऑफ द ईयर। अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट डिमांड की भी बात करते हैं, दैट इज वीक एट द मोमेंट। जो सोलर सेल से डिमांड आ रही थी चांदी की इस साल काफी पीक पे थी, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टॉप्ड आउट और उसकी वजह से डिमांड अभी काफी सबड्यूड है। साथ ही साथ जो फिजिकल डिमांड है, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिकन ईगल कॉइन्स की जो डिमांड है दैट इज ऑल्सो टेकन अ बिग हिट और 20% का ड्रॉप आया है आफ्टर जुलाई। फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर द डिमांड वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बट वो डिमांड भी अब काफी हद तक कम हो चुकी है। इसी वजह से चांदी अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बेस मेटल्स हैव आउट परफॉर्म ओनली बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन चाइनीज डिमांड और ट्रंप के विन के बाद जो यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी उसी वजह से बेस मेटल्स को काफी फायदा मिला है, बट चांदी को वो फायदा अभी तक नहीं मिल रहा है। वो कब तक मिलता दिखाई देगा? क्या आपको ये डिले का क्या कारण है और कब तक आपको लग रहा है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड यूएस में बढ़ेगी उसका असर चांदी पर देखने को मिलेगा? चांदी पर उसका असर अभी बहुत मेजरली मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज चांदी की जो यूसेज है वो कुछ हद तक अभी कम हुई है रिसेंट टाइम्स में बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का बेसिकली फायदा बेस मेटल्स को भी ज्यादा होगा, चांदी को बहुत ज्यादा नहीं होगा। बट ये सिंस इट्स अ बीटन डाउन कमोडिटी, मुझे लगता है लोअर लेवल्स पर डेफिनेटली वापस से इसमें एक जो हेज फंड बाइंग है दैट विल बी द मेजर ट्रिगर, एक ओवरसोल्ड एसेट बन जाएगा चांदी, जो पिछले कुछ सालों से कंसोलिडेट कर रही है एक नैरो रेंज में, जहां लास्ट ईयर प्राइसेस ने 33,000 पे एक बेस बनाया। इस साल मुझे लगता है जो मेजर बेस रहेगा प्राइसेस का वो 37,500 रहेगा एंड मेजर अगर हम देखिए अभी भी जो लास्ट ईयर का बेस है दैट विल स्टिल होल्ड, बट स्टिल फॉर दिस ईयर 37,500 विल एक्चुअली एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस और जहां से वापस से द कमोडिटी विल बी प्राइम्ड फॉर अ रैली, अ रिकवरी रैली, आई वुड से रिलीफ रैली इन प्राइसेस, जहां वापस से प्राइसेस कैन ट्रेड हायर टुवर्ड्स 43,500 एंड देन 46,000 लेवल्स। अभी अगर मैं ओवरऑल बात करूं हर्षिता, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुल रन तब तक नहीं नजर आता चांदी के प्राइसेस में एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर नॉट एबल टू सरपास 48,500 मार्क। तो 48,500 काफी दूर लेवल दिखाई देता है करंट भाव से अगर आप देखें। वंदना, 45,000 के आसपास मुझे याद है काफी खरीदारी होती हुई दिखाई दी थी। उन लोगों के लिए क्या सलाह होगी, क्योंकि अब वो तो फंसी गए हैं इस कमोडिटी को लेकर? मैं इसमें बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूं और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं 38,000, 36,000 वहां तक प्राइसेस जो हैं एक बार आ सकते हैं। जो लोग यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी जिनकी ज्यादा है, जो फिजिकल में खरीद के रखना चाहते हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगी कि वो अगर 38,000 का भाव आता है तो एक बार वहां पे फिर से खुद खरीद के यहाँ पे रख सकते हैं। एक रीजन और भी यहाँ पे हटता रहा है, जब भी हम इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात लें या फिर ओवरऑल ही हम ट्रेंड देखें, अगर गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल आ जाता है तो लोग चांदी से शिफ्ट हो जाते हैं गोल्ड में। अगर गोल्ड बहुत ज्यादा हाई प्राइस है और चांदी थोड़े कम पे ट्रेड हो रही है तो फिर जो फिजिकल बाइंग है वो चांदी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो जो गोल्ड में जिस तरीके से फॉल आया, मुझे लग रहा है कि फिजिकल डिमांड जो है वो गोल्ड में काफी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ी सी जो परचेजिंग पावर है यहाँ पे बढ़ेगी लोगों की। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल 2017 में नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 18 की बात की जाए तो इसमें हायर साइड टारगेट बनेगा और मुझे लग रहा है कि 52,000, 54,000 तक का जो लेवल है वो हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। तो जो लोग 45,000 पे खरीदे उन्हें लग रहा होगा कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, जो एवरेजिंग कर सकते हैं वो 38,000 से 36,000 के जो लेवल है वहां पे वो एवरेजिंग कर सकते हैं और फिजिकल में खरीद के रख सकते हैं। तो हौसला गवाइए मत, बेसिकली यही कह रही हैं वंदना कि अगर आपने 45,000 पर खरीदा है तो 54 के लेवल्स उनको लगता है आएंगे। 54,000 की बात हो रही है, वरना इससे पहले तो 46,000 की बात मेरे ख्याल में, या फिर 48 एट द मैक्स सुगंधा कह रही थी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आउटलुक वैसे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्पेशली अमेरिका में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके चलते। ऐसे में किन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है, क्या रणनीति हो मीडियम टर्म में, क्या ये कमोडिटी सोने और चांदी में पैसे लगाकर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं, इसी पर होगी बात। आप बने रहिए CNBC आवाज।
कमोडिटी मार्केट का क्या आउटलुक बन रहा है, खासतौर से सोने और चांदी के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है बहुत कम रिटर्न्स अब लोगों के हाथ में रह गए हैं। इसी पर यह खास चर्चा है। हमारे साथ है सुगंधा और वंदना। सुगंधा, उस लिहाज से मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि अब मन तो उबा है, ताब अच्छा रिटर्न 30% का देखने के बाद जब एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ 6% ही रह जाते हैं हाथ में, क्या अभी भी आपको एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है कि सोने में खरीदारी करें? क्या रणनीति हो, किन लेवल्स पर पैसा लगाया जाए, कितने अपसाइड की गुंजाइश? हर्षिता, यस, मुझे अभी भी लगता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यस, कुछ टाइम तक वेट कर सकते हैं, लेट ऑल द नेगेटिव्स प्ले आउट, और प्राइसेस अगर सेटल होते हैं 26,500 के आसपास, वहां पे डेफिनेटली गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। हमारा ओवरऑल बेस रहेगा गोल्ड के प्राइसेस में 25,000, और हायर साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 30,500 लेवल्स। तो मुझे लगता है 15 से 17% के रिटर्न्स वहां से मिल सकते हैं अगर हम ओवरसोल्ड लेवल में गोल्ड को बाय कर सकते हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 37,500 वुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जहां से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है प्राइसेस में। ओवरऑल बेस रहेगा 33,000 पे, और अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 36,000 पे, और ओवरऑल अपसाइड की अगर हम बात करें तो हमारे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 43,000, देन अगर 48,500 का नेक्स्ट लेवल टारगेट कर सकते हैं। इन दैट सिनेरियो अगर ये प्राइसेस भी ब्रेक होंगे, मुझे लगता है प्राइसेस में पोटेंशियल है टू ब्रेक 48,500, जो भी नो डाउट फास्ट स्ट्रेच लेवल्स नजर आ रहे हैं, बट वो ब्रेक हो सकते हैं इन कमिंग ईयर्स, और इन दैट केस 55,000 तक के ओवरऑल टारगेट्स मुझे नजर आते हैं प्राइसेस में। तो सिल्वर में मुझे पोटेंशियल रिटर्न ज्यादा नजर आते हैं। 25 से 30% के रिटर्न अगर हम ओवर सोल्ड ट्रेजेक्टरी में बाय करते हैं तो डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं ओवर टाइम स्पैन ऑफ अराउंड 1 to 1.5 ईयर। वंदना, आपका क्या आउटलुक है दोनों कमोडिटीज पे? हर्षिता, मुझे लग रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद फेरबदल होगी पॉलिसीज में, और थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा कमोडिटी मार्केट हो या इक्विटी मार्केट, तो फ्रिक्वेंट चर्निंग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे निवेशकों को। तो थोड़ा छोटा यहाँ पे मैं टारगेट देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि अगर 27,200 से ऊपर अगर स्टेबल होता है गोल्ड, तो 28,500 तक के लिए यहाँ पे खरीदारी करें, और 26,600 तक का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। और सिमिलरली मुझे लग रहा है कि अगर चांदी में अगर 38,000 का लेवल आता है तो वहां पे बाइंग करे। 42,000 का वहां पे टारगेट एक रखना होगा। जो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा वो होगा 36,600 का। ओके, तो ये फिलहाल लेवल्स अपॉर्चुनिटी खरीदारी की है, लेकिन बस रिटर्न्स के लिहाज से आपकी एक्सपेक्टेशंस अब आधी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 30% के रिटर्न्स के बाद अब 15-17% की रिटर्न की बात हो रही है सोने में खासकर। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया वंदना और सुगंधा, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर और इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।